नमस्कार। प्रोग्राम चर्चाएं खास देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं रचना सेवक और हमारा ये खास प्रोग्राम आप देखते हैं दैनिक उत्तम हिंदू टीवी पर। अपने इस प्रोग्राम में हम अपने राज्य देश विदेश से जुड़े हुए कुछ अहम राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद दैनिक उत्तम हिंदू टीवी के मुख्य संपादक इरविन खन्ना जी। तो सबसे पहले तो सर का बहुत बहुत स्वागत। और आज प्रोग्राम चर्चाएं खास की शुरुआत जम्मू कश्मीर के साथ। सर, जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 की वापसी संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया है और इस दौरान विधायकों में हाथापाई भी हुई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से ये दोहराया है कि जम्मू कश्मीर में 370 की वापसी नहीं होगी। तो आप इस सारे घटनाक्रम को किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये गृह मंत्री ने भी कहा, प्रधानमंत्री ने भी कहा, और ये सच्चाई भी है कि वापसी नहीं हो सकती। अनुच्छेद 370 है, इतिहास का पन्ने में चलेगी, खत्म हो गई। लेकिन जो कुछ हुआ विधानसभा में, उसको मैं एक साजिश मानता हूँ। राजनीतिक साजिश है, देश विरुद्ध साजिश है। और उमर अब्दुल्ला का जो बयान है वो सिद्ध करता है। उसने विधानसभा में ये कहा, मुख्यमंत्री हैं वो खुद और संवैधानिक पद पे बैठे हैं, उन्होंने कहा ये हमने योजनाबद्ध तरीके से किया है कि दुनिया को बताने के लिए कि हम क्या चाहते हैं और क्या मांगते हैं। अब देश को नहीं उन्होंने बोला, दुनिया बोला है। मतलब उनका लक्ष्य यह है कि दुनिया देखे कि हम अलग राज्य मांगते हैं या अलग दर्जा। 370 की जब आप बात करते हैं, अनुच्छेद 370 और 35 की वापसी, इसका मतलब ये है कि वहाँ का मुख्यमंत्री दोबारा प्रधानमंत्री के बनने के नाम से जाती है, उसका अलग प्रदेश का झंडा हो। दूसरे जो देशवासी हैं, भारतीय, वहाँ पे जमीन जवाब या काम नहीं कर सकते। और वहाँ की लड़कियां जो बाहर शादीशुदा हैं, उनको वहाँ की जायदाद से नहीं मिले, कोई हक नहीं रहेगा। और इसके साथ साथ जो वहाँ के पिछड़े और दलित हैं, उनको नौकरी भी 4th ग्रेड से आगे वो भी नहीं जा सकते, उनको भी अधिकार मिले। और इस समय जो लोकतंत्र की बहाली हुई है वहाँ पे घाटी में, जितना विकास सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया जो सारा, वो सारा वो उसको एक साइड पे कर चाहिए। तो देखो जो परिणाम आए थे, तभी मैंने कहा था कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का सबसे बड़ा ये बनेगा कि जम्मू और घाटी में जो आत्मविश्वास की भावना उसको समाप्त करें। इन्होंने वो घाटी के जम्मू की क्या करनी, देश के साथ ही उन्होंने ही कर दी। तो ये एक सोची सब। देखिए, इससे पहले अगर आप देखें, उमर अब्दुल्ला जब बने, शपथ लिए, उसके बाद आतंकवादियों के हमले ज़्यादा बढ़े, हिंसा बढ़ी। तो फरूख अब्दुल्ला ने तब ये बोला कि ये एक जांच का विषय है कि क्यों ये हमले बढ़े हैं आतंकियों के। उनका लक्ष्य था कि शायद ये सेंटर करा रही है उमर अब्दुल्ला की। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला की सरकार को फेल करने के लिए ऐसा करा रहा है। ये जांच का लक्ष्य उनका केंद्र की तरफ था कि केंद्र सरकार के उमर अब्दुल्ला की सरकार। और उमर अब्दुल्ला ने जो बोला, उसने ये बोला कि हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं, हम पहले से इसका विरोध करते थे, अब मांग रहे हैं और ये आगे हमारी लड़ाई है। तो ये एक केंद्र सरकार को फंसाने का एक तरीका था। और दूसरी तरफ ये जो उन्होंने नीति अपनाई, उससे ये है कि जो भारत विरोधी शक्तियाँ, पाकिस्तान है, अलगाववादी हैं, उनको प्रोत्साहन देने का। कल को अगर केंद्र सरकार कोई एक्शन ले इस सरकार पे, तो बोलेंगे जी तो उन्होंने खुद ही करा थे, खुद ही करा दिया। ये मतलब एक बड़ा बाप बेटे ने बड़ी सोच समझ के ये सारी नीति बनाई है। पर ये बाप बेटा भूल गया है कि जिस 370 को जो 35 अनुच्छेद लगी थी शेख अब्दुल्ला के समय नेहरू ने दी, नेहरू सरकार की गलती थी। दोस्ती को दे गए, विश्वास किया, ये विश्वासघात हो गया बाद में। पर जब विश्वासघात के आया तो अमर का जो दादा है, तो नेहरू को फिर मजबूरन अंदर भी करना पड़ा। तो यही स्थिति उमर अब्दुल्ला भी ख्याल रखे कि अगर इसने भी देश के विरुद्ध में कोई ऐसी शान कोई काम किया जो देश की शान के विरुद्ध है, तो फिर अपने दादा के दिनों को भी याद करें। वो भी फिर अंदर गए थे। देश इस चीज को बर्दाश्त करने वाला नहीं है कि आप एक विधान और एक देश और दो निशान, दो विधान हो। वो इस देश में ये 70 साल 75 साल इन्होंने ब्लैकमेलिंग कर ली। जो घाटी के केंद्रीय क्षेत्रीय नेता थे, इनके घर करोड़ों अरब रुपए इन्होंने अपने घर बनाए हुए। आम आदमी को तो मिला ही नहीं कुछ, जो आया ये खा गए। ये 5-10 घर है। तो अब जो ग्राम स्तर तक, गांव स्तर तक लोकतंत्र गया है, उसको फिर ये खत्म करना चाहते हैं। ये सिर्फ एक वेल प्लान, जिसको मैं कहता हूँ पॉलिटिकल है, उसको उन्होंने किया है। और देश भी देख रहा है। देश का रिएक्शन उन्होंने देखा नहीं। जब आएगा तो फिर ये अपने दादा को याद करेंगे भी क्या हुआ हमारे साथ में।
तो इनको संभलना चाहिए। ये कोई सरकार बर्खास्त करने की अभी उसको ज़रूरत नहीं केंद्र को, लेकिन ये अपने पाँव आप कुल्हाड़ी ना मारें। अगर ये इसी तरह इलाहाबाद की बात करेंगे या पुनः ये कहेंगे हमारे 2 विधान होने चाहिए, झंडा अलग होना चाहिए, बिल्कुल। हमें पूर्ण राज्य का दर्जा मांगे तो अलग वो बात समझ अलग बात लगती है। है, राजनीति का वो मांगे। पर ये 370 के मांगने का मतलब कि आप देश से अलग होना चाह रहे हो। बिल्कुल। आप 2 निशान मांग रहे हो, आप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाएगा, ये कैसे हो सकता है? ये तो पता नहीं किस समय, उस समय जो बनी हालात थे बन गए, जबकि विलय हो चुका सब कुछ। उस समय के राजा ने साइन कर दिया, नेहरू ने नहीं माना, उसकी गलती। अगर वो मान लेते थे जिस मसीह ने ना, जो फिर विशेष दर्जा देते, तो अब उसको ये ब्लैकमेलिंग का जो दौर था वो खत्म हो चुका है। मुबदला परिवार को, महबूबा परिवार को, जितने भी वहाँ पे मैं समझता हूँ क्षेत्रीय, उनको समझ लेना चाहिए कि देश अब बदल चुका है। देश को समझ लग गई आपकी कौन सी आप खेल खेल रहे हो। तो ये आप एक तरह से आपकी, मैं दूसरा भी लिखूं तो ये तड़पना भी है, हताशा भी है कि उनके जैसे मछली कांटे में फंस जाती है, फंसे हुए हैं, इनको कुछ हो सकता नहीं, तड़प रहे हैं। अभी हुआ क्या, सॉन्ग संविधान की है और संविधान के विरुद्ध जा रहे हैं। इसके साथ साथ सबसे दुख भरी बात यह है कि जो राहुल गांधी संविधान की कॉपी लेके अपने घूमता है, उसको ये दिखाई नहीं दे रहा कि उसके 6 विधायक भी उसी साथ हैं, उनके साथ नेशनल कांफ्रेंस और उनकी गठबंधन की जो है इंडी, वो सारी पार्टी देख रही है कि देश के विरुद्ध ये सारा कुछ जा रहा है और देश की छवि खराब हो रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। तो ये उनकी चुप्पी भी उनको राजनीतिक नुकसान पहुंचाएगी। उनको भी ये सख्त लफ्जों में इसकी निंदा करनी चाहिए, भाई ये गलत है, ये नहीं हो सकता। पूर्ण राज्य की मांग है, वो करें, उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन अगर 370 और 35 लाना, वो सोचने सपन के बारे में, वो तो लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करेंगे कि आप उनको खड़े कर रहे हो और साथ में अलगाववादी को खड़े कर रहे हो, वहां पे नुकसान कर दो। जो विकास का रास्ता शुरू है उसको रोकना चाहते हो, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंताजनक है। केंद्र सरकार को उसको गंभीरता से लेना चाहिए। बिल्कुल सर, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि जब तक वो है अब ये वापसी वो नहीं हो होगी। या ना हो, एक इंसानी हाँ, संविधान, देश का संविधान चलना है, एक व्यक्ति विशेष पे मैं निर्भर नहीं करता, वहां पे मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समय से चली है उस समय की मांग, आज इनके हाथ आई, इन्होंने कर दी। अगर कल को कौन आता है कौन जाता है, पर संविधान से ये संवैधानिक तौर पर हुई और सर्वोच्च न्यायालय ने इस पे मोहर लगाई। इन्होंने सबने अपील की, सब की, और सर्वोच्च ने सब खारिज कर दी कि संविधान के अनुसार ठीक है। तो ये चीज जो सबको माननी चाहिए कि ये व्यक्ति विशेष की नहीं है, संविधान की, देश की अखंडता के साथ जुड़ी चीज है। तो उस हिसाब से ये जब संविधान अनुसार ही सब कुछ हुआ है, कोई डिक्टेटरशिप तो बना नहीं, संसद में पास हुआ, न्यायालय ने मोहर लगाई, तो अब इसके क्यों आप लोगों को गुमराह कर रहे हो? ये तो आपके मन का खोट है या आपकी हताशा, निराशा, जो वो किसी देश के हित से भी ना खेले और जन साधारण के भावना से ना खेले। मैं तो इतना कह सकता हूँ, क्योंकि ये गलत है। आगे प्रोग्राम चर्चाएं खास में चर्चा एक बार फिर से विदेश की, यानी कि विदेश में कनाडा की, जिसकी हम लगातार अपने प्रोग्राम में चर्चा सर के साथ करते भी आ रहे हैं। सर, कनाडा में हिंदू मंदिरों और मंदिर जा रहे श्रद्धालुओं पर खालिस्तानी समर्थकों द्वारा किए गए हमले से विश्व भर के हिंदुओं में रोष व्याप्त है और भारत ने इस हमले पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। और साथ ही साथ अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार कनाडा ऐसे हमलों को रोक क्यों नहीं पा रहा है? क्या कनाडा सचमुच में खालिस्तान समर्थक है? क्या खालिस्तानी समर्थकों को कनाडा की शय? देखो, एक तो बात स्पष्ट है कि खालिस्तान समर्थकों को कनाडा की शय है, क्योंकि ये पहली दफा मंदिर में झगड़ा नहीं हुआ। अतीत में भी हुए, मंदिरों की दीवारों पर खालिस्तान समर्थकों ने नारे लगाए, और इससे भी ज्यादा जब गुरुद्वारे में हमारे राजदूत गए थे, वहां पे भी गुरुद्वारे के बाहर भी इन्होंने हल्ला हंगामा किया और सारा किया। तो जहां तक जो मंदिर पे हमले की बात मैं कहता हूँ कि ये जो कारण क्या बना इस झगड़े का, जो हमला मैं शब्द नहीं कहता, ये कारण बना झगड़े का। ये अब इंडियन एम्बेसी के जो राजनयिक थे, उन्होंने वहां पे एक कैंप लगाया था। कैंप था कि जो बुजुर्ग वहाँ पे इंडियन नागरिक हैं, पर वहाँ पे है 10-10 साल का वीजा, वहाँ पे बैठे हैं, तो हर साल ये कैंप लगते हैं उनकी वेरिफिकेशन के, वो जिंदा है, जीवित हैं, ताकि उनकी पेंशन यहाँ पे जारी रहे। उसको उनके कोई परफॉर्मे होते हैं, उसको भरने के लिए वो एम्बेसडर आप आदमी चले जाते हैं, क्योंकि जन साधारण भर नहीं सकता, इंक्वायरी उन्होंने करनी होती है, वो कर। उसमें मंदिर के उस हॉल में, कम्युनिटी हॉल जैसे बने होते हैं, उसमें हिंदू और सिख दोनों ही थे, पंजाबी थे सारे। तो बाहर इन्होंने समर्थकों ने नारा लगाया,
तो उस नारे की प्रतिक्रिया में भारत समर्थक भी बाहर आए बिल्कुल। और कनाडा की पुलिस सामने खड़ी है। वो फिर बाहर से उस प्रांगण में आ गए, मंदिर के प्रांगण में आ गए। ये उन्होंने एक कदम और उनके पास लाठियां थी जो थी, उन्होंने हाथामुक्की चला। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। पाकिस्तान के बाद मैं समझता हूँ कि कनाडा एक ऐसा देश बना है जो अलगाववादियों की शरणस्थली बन गया। और इस बात को बड़ी स्पष्टता से पिछले दिनों में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने आर्टिकल में, भूतपूर्व पंजाब के सीएम रहे, उन्होंने लिखा था कि मैं ट्रूडो को जब पहले 4 या 5 में आया था तो तब भी मैंने बोला था कि वहाँ पे 20 आदमी की लिस्ट थी कि यहाँ से भगौड़े हैं, इनको ना दो, ये खालिस्तान के जो संगठन बना हुआ है उसके मेंबर हैं, तो ये नुकसान देगा। अब उन्होंने नहीं दिया, वो तो आगे बढ़ते चले गए। आज स्थिति ये होगी कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सोशल मीडिया के चैनल को भी बैन कर दिया कि जयशंकर जी की इंटरव्यू उसने जारी की। 10 साल का वीज़ा भी देना बंद कर दिया, हाँ 1 महीने का वीज़ा मिलेगा अब। तो ये जो राजनीतिक स्वार्थ के लिए, क्योंकि ट्रूडो को समझ लग रही है कि उनकी अपनी जो इंडिविजुअल भी और उनकी पार्टी की भी जो पब्लिक परसेप्शन वो कमज़ोर हो गई है, और उसको ठीक करने के लिए वो अलगाववादियों की तरफ झुके हैं भी। हाँ, उनकी वोटें, उनके मत मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा बनने पर उसका परिणाम ये निकला है कि भारत और कनाडा के जो संबंध है वो निचले स्तर तक पहुंच गए। और मैं जो समझता हूँ कि ये 2025 तक, सितंबर अक्टूबर में उनके हैं इलेक्शन, चुनाव आने वाले हैं, हाँ। उस तक चलेंगे या उससे पहले अभी मांग आ रही है कि उनके जो उनके एमपी कैनेडियन, उन्होंने ट्रूडो की पार्टी की कि ट्रूडो को हटा दिया जाए तो नया, क्योंकि उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी, छवि खराब हो, कमज़ोर होगी तो पार्टी का नुकसान होगा। तो उनको अगर ऐसा हो जाता तो शायद कोई संबंध, या एक दूसरा एक है कि जो अमेरिका का जो चुनाव है, ट्रंप का मोदी के साथ जो संबंध है उसका 2-4 महीने में पता चल जाएगा भाई क्या स्थिति बनती है। अदरवाइज ये 25 तक, चुनाव आने तक ये स्थिति रहेगी और ये अलगाववादी और जो खालिस्तान समर्थक है उनको ट्रूडो की शय मिलती रहेगी, क्योंकि उनका अपना निजी स्वार्थ है इसमें। तो जब प्राइम मिनिस्टर की अपनी निजी आ जाए तो उसकी घटनाक्रम जो है, देखिए उसमें उनकी आर्थिक स्थिति, वो आज मजबूत देश हमारे से बेहतर है आर्थिक स्थिति से, पर अगर इसी तरह चला तो पंजाब के जो लोग हैं इनकी इन्वेस्टमेंट भी वहाँ पे है, इनके जो पढ़ने जाते हैं उनकी बहुत करोड़ों रुपए जाते हैं हर साल, काम भी करते हैं सब कुछ। तो धीरे धीरे अब जाना कम हो जाएगा, तो 1-2 साल के बाद उनको महसूस होगा कि मुझे गलत चल रहा है। तो जितनी जल्दी ये संबंध अपने सुधार लें तो बेहतर। हाँ, पंजाबियों के लिए, भारत के लिए तो है ही, पंजाबियों के लिए एक समस्या है कि पंजाबी कनाडा को अपना दूसरा घर मानते हैं। हर परिवार से एक ना कोई आदमी वहाँ गया, उनको इस तनाव का थोड़ा ज़्यादा एहसास होता है। पर ये अब हिस्सा, पार्ट ऑफ लाइफ है, इसको एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा, क्योंकि सरकारों की लड़ाई है, बीच में आदमी पिसता तो पिसना। आगे प्रोग्राम में बात बढ़ते वायु प्रदूषण की। सर, बढ़ते वायु प्रदूषण की वजह से जहां इंसानी जीवन में खतरा बढ़ता जा रहा है, वहीं दृश्यता कम होने की वजह से फ्लाइट्स के संचालन में भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केंद्र सरकार ने भी पराली जलाने पर जुर्माना 2 गुना कर दिया है। तो आप पराली समस्या के समाधान को किस तरह से देखते हैं? क्या समाधान होना चाहिए? देखिए, जुर्माना भी डबल हो गया, बिल्कुल। प्रदूषण पहले से बढ़ गया है, और जो जलाने की बात मिले हैं वो भी बढ़ के 5000 से ज़्यादा हो चुके हैं, और रोज़ 200-300-400 ऐसे मामले सामने आते हैं। और जुर्माने का अगर देखें तो करोड़ों रुपया किसानों को जुर्माना लग चुका है। हाँ। और जो प्रदेश सरकार ने तो अधिकारी भी नोटिस उनको दिया है कि जिन्होंने लापरवाही करी और रोका नहीं, हाँ, तो इस तरह केंद्र अपनी जगह लगा हुआ है, प्रदेश अपनी जगह लगी है, न्यायालय अपनी जगह फटकार लगा रहा है, पर प्रैक्टिकल सोल्यूशन जीरो है, बिल्कुल रुक नहीं रहा। जैसे आपने कहा स्वास्थ्य की बात, तो स्वास्थ्य पे किसान के बच्चे भी यहाँ पे हैं, दूसरे भी बच्चे यहाँ पे हैं, और बुजुर्ग अस्थमा की जिनको प्रॉब्लम है उनको इन दोनों में ज़्यादा समस्या बढ़ गई है। तो इसका मतलब ये तो एक बुनियादी चीज समझने की जरूरत है कि थम क्यों नहीं रहा। मैं समझता हूँ कि इसमें मशीनीकरण सबसे बड़ा कारण है। एक तो मशीन है जो कटाई करती है, वो मशीन सिर्फ उतना हिस्सा काटती है जो फसल का हिस्सा है,
जिसमें दाना है चावल का, जो जोना जिसको हाँ, बाद में चावल का शक्ल बने, और उसके बाद वो झाड़ वहां पे खड़ा रहता है, और एक जमीन में एक ऊपर खड़ा, दो तरह के झाड़ हो गए, एक जमीन का होगा एक ऊपर खड़ा। और दूसरी मशीन है जो गांठें बनाती है पराली की। अब जो पहली मशीन है वो ऊपर का जब फसल का हिस्सा तो उसने काट दिया, बाकी खड़ा। अच्छा, जो जमीन के अंदर गांठ, जो जड़ जिसको हम कहते हैं, वो तो ट्रैक्टर से निकल जाती है, और ट्रैक्टर आगे जो ऊपर का झाड़ है उसको कुछ नहीं कर सकता। अब उसके झाड़ के लिए जो मशीन है जो कटाई और गांठ बनाए, उसकी जितनी डिमांड है वो पूरी नहीं होती। अच्छा, जो आई हुई है उनमें से अधिकतर जो खराब हो जाती है वो खेतों में पड़ी रहती है, वो भी सरकार जब सब्सिडी देती है वहीं पे रह जाती है, किसान भी नहीं संभालता, जो विभाग भी नहीं समझा। तो ये दोनों मशीनें, पहली भी और दूसरी, इन दोनों पे सरकारों को काम करना पड़ेगा कि ऐसे इनमें क्या तब्दीली लाई जा सकती है, क्योंकि ये एक परमानेंट फीचर है, हर साल आना। तो इसमें सिर्फ जुर्माने और नोटिस दे के अधिकारियों को निकाल के काम नहीं बनने वाला। एक पहले, दूसरी बात यह है कि किसान को जागरूक करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा भाई ये प्रदूषण से तेरे बच्चों के भी, समाज को भी, देश को भी नुकसान हो रहा है। आपने हवाई जहाज की बात की है, लोकल रोड पे जब पराली जलती है तो रोड एक्सीडेंट बड़े हैं, इतना धुआं होता है कि सामने आते पता नहीं चलता, मोटरसाइकिल वाले जाते कहाँ। सर दिल्ली एनसीआर में हाँ, बहुत बुरा हाल है। वो भी एक्सीडेंट बड़े हो रहे हाँ हैं। जी, वही। पराली एक बड़ा कारण जाएगा वो रोड एक्सीडेंट में भी। तो ये किसान को समझाना पड़ेगा, जागरूक। दूसरा, सरकार को भी ये नोटिस देना होगा, जो परमानेंट मैं समझता हूँ, कि जोना जो इतने एकड़ में लगे इतना हम खरीदेंगे, उसके बाद नहीं खरीदेंगे फिर 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का किसान को, और उसकी जगह दूसरी फसलों को वो लिस्ट दे भी, ये फसलें लगाओ हम देंगे, और उसको एमएसपी उसकी गारंटी होगी, ये हम खरीदेंगे। क्योंकि जब एक फसल बदलनी है, दूसरी खरीदी नहीं जाए, पहली बंद होगी दूसरी खरीदी नहीं जाए, तो किसान जाए कहाँ। तो ये मैं कहता हूँ मशीनों में भी कोई अल्टरेशन के लिए आईटी आजकल प्रोफेशनल से बात करें कि ये क्या मशीन में कमी है, इसको कैसे हम हल कर सकते हैं, वो भी आए। और किसान के 2 या 3 साल के एक उनको नोटिस दिया जाए कि हमने इतने चावल आपसे खरीदने, क्योंकि चावल बिजनेस से पंजाब का भू जल भी नीचे जा रहा है, स्तर प्रदूषण भी बढ़ रहा है। तो ये दोनों चीजें हैं, हमारे हवा भी पानी भी जो बढ़ गया, तो 5 तत्वों में 2 तो चले गए, तो पंजाबी का फ्यूचर क्या रहेगा, ये भी सोचने वाली बात। तो अगर तीसरा अल्टरनेटिव यही है कि फसलों का विविधीकरण हो, डाइवर्सिफिकेशन लेके आए, तो डाइवर्सिफिकेशन प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग के बिना नहीं हो सकती। संवाद जरूरी है, और टकराव, पिछले वाले में कहा ये टकराव है, ये किसान को समझना पड़ेगा, किसान संगठनों को समझना पड़ेगा कि टकराव एक अति में जब चले जाता है, अब अति हो चुकी है। बिल्कुल सर। अब लोग आपके साथ नहीं है, अब संवाद का रास्ता खोलना पड़ेगा, चाहे प्रदेश सरकार के माध्यम से चले, चाहे केंद्र सरकार, क्योंकि जिसका हल ये है कि डाइवर्सिफिकेशन फसल की हो। जब तक विविधीकरण नहीं होगा तब तक हल, स्थायी हल नहीं निकल सकता। अगर मशीनों में भी चेंज आनी है, उसकी भी होने, तो पंजाब सरकार से बात करके हो सकता है, और एक सीमा बद्ध प्रोग्राम होना चाहिए, 5 साल में ये हमने सब करना, टारगेट ओरिएंटेड होना चाहिए, टीम टाइम और टारगेट दोनों रख के, तभी बात बनेगी। अगर ऐसे ही हैफजली हम चलते रहे, टकराव चलता रहा, जुर्माने होते रहे, वो 2-3 महीने हो गए, उसके बाद फिर चुप, तब वो स्थायी हल नहीं निकला। स्थायी हल तो फसल के बदलने का, मशीनों में अल्टरेशन करने का, और सरकार और प्रदेश और देश की सरकार को किसान संगठनों से बैठ के, किसान संगठन पहल करें, अब जरूरत उनकी है, तो वो पहल तो उनको, अब टकराव की नीति छोड़ के पहल करके स्थायी समाधान लगाए कि अगर फसल आनी है तो उसे उठाई किसने करनी है, पैसे कितने मिलेंगे, उसका कंपैरिजन करें। तो ये हाल तो ये है, ऐसे ये जुर्माने और जो समझता मैं हल नहीं है, स्थायी हल नहीं है इसका। टेम्पररी होगा तो महीने 2 बाद फिर भूल जाएंगे, साल में अगली फसल फिर इसी तरह की समाई होगी। तो ये एक संवाद और सहयोग वाला दौर शुरू होगा, तो तभी समस्या हल होगी, नहीं तो टकराव से नहीं होगी। ये सारे बात जो संबंधित है, हम सारे आम आदमी तो है ही है, पर 3 धड़े हैं, प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार और किसान संगठन, ये तीनों को समझना पड़ेगा कि सहयोग और जो है संवाद, यही स्थायी हल देगा, टकराव नहीं। इतना क्या सकता। बिल्कुल।
आगे प्रोग्राम में चर्चा अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। सर, डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं। अब आर्थिक और राजनीतिक रूप से उनकी जीत के भारत के लिए क्या मायने? देखिए, ट्रंप अपने आप में एक इतिहास रचा है। बिल्कुल वो सर। 132 साल के 47वें राष्ट्रपति बने और 132 साल में दूसरे हैं जिन्होंने एक पहले जीता, एक हारा, फिर दोबारा जीत गया है। इसमें जीत के उनके 3 कारण में पहले जीत के बताता हूँ। एक तो उन्होंने उस समय पहले उन्होंने नारा दिया था अमेरिका प्रथम, फर्स्ट अमेरिका, अमेरिकन सिटीजन। दूसरा उन्होंने बेरोजगारी वहाँ पे थी, महंगाई बेरोजगारी उसको करना, और तीसरा उनका जो मुख्य नारा था कि मैं अप्रवासी जो अवैध रूप से बिल्कुल है सर। उनको बाहर उनको निकालूंगा। बाहर वो लाखों निकालूंगा। में बैठे हैं क्योंकि वो हमारे पे बोझ बनते जा रहे हैं अमेरिका पे, वो उनको निकालूंगा। चौथा उनका कारण ये समझता मैं गोरे और काले का भी है, मर्द औरत का भी है, गोरे और काले का। वो खुद गोरे हैं तो कमला हैरिस ब्लैक है, तो ये भी एक कारण मैं समझता हूँ उनकी जीत का। तो मर्द का भी औरत का जो फर्क समझते हैं, तो 4 मुख्य कारण। अब रही भारत की बात, तो भारत के साथ उनके संबंध पिछली दफा जो इलेक्शन हारे थे, पर मोदी ने ओपनली उनके साथ जाके हिंदू जो प्रवासी हिंदू थे वहाँ के निवासी जिनको हम कहते हैं, वो उनमें रैली करी थी, ओपन सपोर्ट करी थी। तो उसी का कारण जो बाइडेन मोदी के खिलाफ ही रहे। उन्होंने भारत के विरुद्ध पाकिस्तान को खड़ा किया, बांग्लादेश को खड़ा किया, भारत में भी अलगाववादियों को उन्होंने शायद दी। वो उसका कारण एक मैं यही समझता हूँ कि मोदी के ओपन सपोर्ट टू द ट्रंप था। तो अब ट्रंप आ गए दोबारा, निर्वाचित राष्ट्रपति है, तो मोदी की दोस्ती जग जा रहा था। इसी दोस्ती को लेकर उन्होंने चुनाव के दौरान भी कहते बांग्लादेश में जो हिंदुओं की है उनकी सुरक्षा की गारंटी मैं दूंगा। हिंदुओं को उन्होंने तारीफ की कि अमेरिका के डेवलपमेंट में हिंदुओं ने विकास डाला है, पीस लविंग है, वो ऐसी बातें करें क्योंकि वोट लेने के लिए उसको लाभ हुआ उनका। तो अब दूसरा जो पहलू ये है कि उन्होंने H1 वीजा पे पाबंदी की बात की, उसमें इंडियन जो प्रोफेशनल्स है उनकी समस्या आएगी। दूसरी उन्होंने जो बात कही अमेरिका फर्स्ट, तो उसमें जो इंडिया की जो चीजें हैं उन पे इम्पोर्ट ड्यूटी की उन्होंने चाइना की भी रोकनी, तो इंडिया की भी साथ में रोकने का इम्पोर्ट ड्यूटी पे उनको बढ़ाने की है। ये 2 कारण तो हमारे भारत के विरुद्ध जाते हैं। लेकिन जहाँ तक सैन्य दृष्टि से देखें तो वो चाइना को देखते हुए, बड़े उनकी दादागिरी को देखते हुए उनका जवाब भारत की तरफ रहेगा सैन्य दृष्टि, क्योंकि एशिया पैसिफिक एरिया में वो चाइना के बराबर भारत को प्राथमिकता देंगे। भारत के साथ राजनीतिक तौर पे भी कोई क्वाड है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और अमेरिका, ये 4 तो 217 में उन्होंने शुरू किया था, उसको दोबारा रिवाइव करेंगे। तो उसका मतलब है 4 देश इकट्ठे हो गए फिर दोबारा चाइना के साथ इकोनॉमिकली भी और पॉलिटिकली भी और जो सैनिक दृष्टि से भी, आर्मी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ये तीनों जगह पे वो भारत के साथ खड़े होंगे। तो इस हिसाब से भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इमेज बढ़ेगा, सैन्य दृष्टि से बढ़ेगा। और जो बाइडेन के जो दौर में जो हमने देखा, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान जो पुलवामा का अटैक हुआ था ना पाकिस्तान किया, तो उसी समय इन्होंने उनकी जो सैन्य सहायता थी या इकोनॉमिक जो उनको वो बंद कर दी। जो बाइडेन आया तो उसने शुरू कर दी। तो अब जो दोबारा वापस आएंगे तो जो पाकिस्तान के लिए झटका और भारत को राहत मिलेगी कि उनकी आर्थिक जो सैन्य दृष्टि अलगाववाद वो भी एक। तो जब पाकिस्तान को रोको तो इसी तरह मैं पहले कहा कनाडा को भी इस तरह रोकेंगे भी अलगाववादी और खालिस्तानी है यहाँ पे नहीं होना। तो ये एक खट्टा मीठे वाला स्वाद है, क्योंकि ट्रंप के बारे में ये भी कह चाहते कब क्या बोल जाए कोई पता नहीं चलता। उनका एक करेक्टरिस्टिक है, भावुक होकर कुछ बोल जाते हैं तो फिर बाद में उसकी समस्या आती है। तो ये मैं ये समझता हूँ कि जो अगर पॉलिटिकली और जो इकोनॉमिकली और आर्मी पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया रिलेशन बेहतर रहेंगे। हाँ, प्रोफेशनली अगर वीज़ा H1 पे जो पाबंदी की बात करते हैं तो वो एक भारत के लिए समस्या का कारण होंगे। ओवरऑल यही वो कह सकते कि बैलेंस वाला रहेगा, पर खास मतलब लाभ नहीं है तो नुकसान तो बिल्कुल नहीं। ट्रंप के आने का नुकसान तो बिल्कुल नहीं है, विशेष लाभ ना कहें तो फिर भी हम कहेंगे बैलेंस रख के रहेगा तो वो ठीक है। भारत भी अपने आप में एक बढ़ता हुआ हाँ तो दोनों मिलकर क्या करते हैं, समय परिस्थितियों के अनुसार में संबंध भी बदलते हैं, निर्णय भी बदलते हैं। तो ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि
8 साल पहले पोजीशन और थी, आज पोजीशन और है। अमेरिका का जब शब्द लेंगे जनवरी 20 में लेंगे शब्द, तो उसके बाद फिर नया दौर शुरू होगा। बस मैं समझता हूँ कि ये भारत के लिए अच्छा ही रहेगा। हाँ, कुल मिलाकर ये कह सकता हूँ। तो आज प्रोग्राम चर्चा खास में सर के साथ हमने विदेश की चर्चा, कनाडा अमेरिका की, और देश में चर्चा जम्मू कश्मीर और बढ़ते वायु प्रदूषण की। लेकिन फिलहाल प्रोग्राम को यहीं पर विश्राम। अगले हफ्ते फिर इसी प्रोग्राम में होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे रचना को और सर को दे दीजिए इजाजत। नमस्कार।